सर आप सर आपके पास ये पता नहीं चल रहा ये हैकर कौन है? जो भी है बस वो उसको इग्नोर करें, आप अपना पढ़ें। सर इस पे लग सकती है उधर से, आपके वहां से परमिशंस होती है इसकी। अजीब लोग हो यार, पढ़ना तो पढ़ो, तुमको लीव कर दो यार। अच्छा जी, अब कुछ थोड़ा बेहतर है? यस सर। यस सर। अच्छा, कॉस्ट मॉडल क्या है कि जब आप किसी एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और जो रिवैल्यूएशन मॉडल है, रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब ये है कि आप एसेट को वंस एसेट आपकी बुक्स में रिकग्नाइज हो गया, बैलेंस शीट में आना शुरू हो गया, अब एसेट को जब आप किसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, जिस वैल्यू पे आप उसको रिकॉर्ड करेंगे वो रिवैल्यूएशन मॉडल कहलाएगा। आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन, जो कि कॉस्ट पे होगी, an intangible asset shall be carried at revalued amount, being its fair value at the date of the revaluation, less any subsequent accumulated amortization and any subsequent accumulated impairment losses. यानी आपने उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, जो कि रिवैल्यूएशन मॉडल कहलाएगा। सेम वही वाली बात है जो कि हमने टेंजिबल एसेट्स में, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में हमने जो पढ़ी थी, सेम वही चीज जो है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि वहां पे भी कॉस्ट मॉडल था और रिवैल्यूएशन मॉडल था। कॉस्ट मॉडल से क्या मतलब था कि आप एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, और रिवैल्यूएशन मॉडल से मुराद ये है कि आपने एसेट को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करके रखना है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए भी रूल्स वही हैं, और जैसे वो डिप्रिसिएट हो रहा था ये भी वैसे ही अमोर्टाइज होगा। रूल जैसे उसके लिए थे, रूल इसके लिए भी वही रहेगा। क्लियर है? यस सर। सिर्फ डिफरेंस ये है, सर वो वाले इंटेंजिबल थे, ये वाली टेंजिबल एसेट्स है, समझ नहीं आ रही। क्या चीज? वो पहले वाले तो इंटेंजिबल एसेट्स थे, कौन से एसेट्स है जो आप कह रहे हैं कि पहले वाले पे डिप्रिसिएशन जैसे हो रही थी? पहले वाले से मैंने जो कह रहा हूँ टेंजिबल एसेट्स की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए जो रूल थे वही रूल इनटेंजिबल एसेट्स के लिए भी हैं। जी। टेंजिबल एसेट्स के लिए भी रूल क्या था कि उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए। इनटेंजिबल एसेट्स के लिए भी क्या रूल है कि उसको इनिशियली कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए। टेंजिबल एसेट्स प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए भी रूल यही था कि आप उसको बाद में, अगर आप समझते हैं कि कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू में अच्छा खासा डिफरेंस आ गया है, तो आप उसको रीवैल्यू कर सकते हैं और रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम, उस जैसे हमने रीवैल्यूएशंस के सब टॉपिक में उसकी जर्नल एंट्रीज भी देखी थी और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हमने ट्रीटमेंट भी देखी थी। इनटेंजिबल एसेट्स के लिए भी बिल्कुल रूल वही है कि शुरू में आप उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर बाद में आप उसको रिवैल्यू करके रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो रिवैल्यू करके रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। क्लियर है? ओके सर। अच्छा, ये अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ये फजल, ये आपकी स्क्रीन पे सामने जो है वो अपीयर हो रहा होगा। यस सर। The following information relates to the financial statements of Fazal for the year to 31st March 2015. The IT division प्लीज यार बोर्ड पे मत लिखो, ये कौन कर रहा है? The IT division has begun a training course for all managers in a new programming language at a cost of rupees 2 lakh. The consultants running the training course have quantified the present value of the training benefits over the next 2 years to be 4 lakh.
The project cost has been included in the statement of financial position as current asset. The accounting policy note identifies that the cost will be written off over the next 2 years to match the benefits. Explain the correct accounting treatment for the above with calculations if appropriate. अब यहाँ पे जो हमने अभी तक की जो डिस्कशन की है, उस डिस्कशन को अगर हम अपने जहन में रखें तो इसकी करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए. हाँ जी, कोई बता सकता है? Fill the following. हमजा बाबर साहब. यस सर. क्या करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होनी चाहिए आपके लिहाज से इसकी? सर सॉरी टू से मैंने अभी फॉलो अप नहीं किया ये टॉपिक, मैंने पढ़ना नहीं पड़ रहा. अच्छा, हसन खान. सर ये प्रॉफिट में जाएगा, ईयर के प्रॉफिट में जाएगा. सर अभी रीड कर रहे हैं, एक मिनट. एहसन इफ्तिखार. एहसन इफ्तिखार हैं साथ हमारे? सर एक सेकंड. जी जी. यस सर. हाँ जी, क्या सर 1 मिनट रीड कर रहे हैं, मैं बताता हूँ. सर नहीं समझ आ रहा, आप ही बताओ. सर इसमें इन्होंने जो 200,000 है उसको करंट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया अपनी बैलेंस शीट में, जो और कि बिल्कुल ही गलत है. जी? बिल्कुल ही गलत है जो कि. नहीं सर, वो गलत तो है, पर उन्होंने कहा हुआ है कि 200,000 उसके जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज अ करंट एसेट. तो उसको सर उन्होंने करना है, आई थिंक अमोर्टाइज करना है या फिर उसको रिमूव करना है शीट से, उसके बेनिफिट से मैच करके. और उसका बेनिफिट आई थिंक उन्होंने बताया हुआ है जो कि 400,000 का है. तो इसकी हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे कि किसी तरह से जिसने डेप्रिसिएट करते हैं किसी एसेट को, वैसे इसको आई थिंक किसी अकाउंट से डेप्रिसिएट करके इसके बेनिफिट के अगेंस्ट शायद डेप्रिसिएट करना हो, वहां से डेप्रिसिएट बैलेंस शीट से डेप्रिसिएट होगा और उसके साथ साथ ये इनकम स्टेटमेंट में ऐड होता रहेगा एज आई थिंक एज अ प्रॉफिट या बेनिफिट ऐड होता रहेगा इनकम स्टेटमेंट में. अच्छा, अब्दुल कयूम साहब हैं हमारे साथ? मोहम्मद हसन. मोहम्मद हसन भी नहीं है. उसामा बिलाल. यस सर. सर जी, उसामा बिलाल साहब क्या करना है इसका? सर ये टॉपिक मुझे अगेन करना, मुझे सही तरह समझ नहीं आई, तो मुझे इसका कुछ नहीं आता. अच्छा, इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई हुई?
मोइन असल में आसिफ, शुरू में जब जी उसामा आप कुछ कह रहे थे? जी सर अंदर थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हुआ था और सर शोर वगैरह इतना था तो कुछ समझ इसकी नहीं आई इस टॉपिक की, तो ये अगेन अब पढ़ रहा हूँ पीछे से, तो ठीक अभी है, कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है। अच्छा इस तरह कर सर लेते इसको हैं। हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डाला हुआ ना, जबकि हम लोग को इसे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है क्योंकि अभी तक इनकर तो नहीं हुआ, हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट किया है इसलिए। तो जो ईयर के प्रॉफिट्स होंगे तो उसमें से एक्सपेंस की तरह माइनस करेंगे इसको। अच्छा देखिए, जो हमने इसको एसेट के तौर पर रिकग्नाइज करने की जो हमने कंडीशंस जो पड़ी थी, वो कंडीशंस जो थी वो, अगर क्वेश्चन आप थोड़ा सा जहन में आपके ये रहे, या अगर आप इसको मोबाइल पे ओपन कर लें तो हम ज़रा वो कंडीशंस जाके देख लेते हैं कि जो कि ज़रूरी थी, कि जिसके बाद फिर हम इसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते थे। डेवलपमेंट फेज में जो कॉस्ट इनकर की जाएगी, डेवलपमेंट फेज में जो कॉस्ट इनकर की जाएगी वो कॉस्ट एसेट के तौर पे अपीयर हो सकती है। अब ये जो कंडीशंस जो आपके सामने अभी भी नजर आ रही हैं, इन कंडीशंस में से उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। और इम्पोर्टेंट बात क्या थी? इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे वो ये थी कि ये तमाम all of the conditions, ये all of the conditions, following conditions are met, the related cost of the development should be capitalized and treated as an intangible asset. जब ये सारी conditions fulfill हों तो फिर हम इसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन में इसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जा सकता? रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये जो इन्होंने कंसल्टेंट्स running the training course have quantified the present value of the training benefits over the next 2 years to be 4 lakh. आप श्योर के इसकी वजह से 4 लाख ही हमें बेनिफिट होगा, नंबर 1। सर ये नंबर क्वेश्चन 2, इतना लंबा है, समझ ही नहीं आ रही। आसान सी हम इसको चलें, बहुत ही ब्रीफ अगर बात करें तो आप एक कोर्स ट्रेनिंग कोर्स करवा रहे हैं, उसके ऊपर 2 लाख रुपए लगेंगे। उस ट्रेनिंग कोर्स के ऊपर जिसके ऊपर आप 2 लाख रुपए लगा रहे हैं, उसकी वजह से आपको 4 लाख रुपए का बेनिफिट होगा, जो कि आपके ट्रेनिंग करवाने वालों ने आपको कैलकुलेट करके बताया है। अब बात समझ में आई है? यस सर। इन लोगों ने क्या कर लिया है कि उस कॉस्ट को करंट एसेट के तौर पे बैलेंस शीट में शो कर दिया। तो पूछा ये जा रहा है कि क्या हम ये काम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, और इसकी करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। अब क्वेश्चन की समझ में आई है? यस सर। आपने Yes, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग है एक, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो आपने इंस्टॉल किया, लेकिन वो ऑब्वियसली नया सॉफ्टवेयर जब आप लेके आए हैं तो वो आपको खुद भी नहीं आता होगा। उसके लिए Yes, sir. आपने अपनी आईटी वालों को आपने अपने आईटी वालों से कहा कि इसकी ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करवाई जाए। ट्रेनिंग जो है वो उसके ऊपर 2 लाख रुपए लगेंगे। ट्रेनिंग के ऊपर 2 लाख रुपए लग गए, और आप जो ट्रेनिंग कंसल्टेंट्स थे उन्होंने कहा कि इसकी वजह से आपको 4 लाख का ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 इयर्स 4 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने प्रोजेक्ट कॉस्ट को करंट एसेट के तौर पे बैलेंस शीट में शो कर दिया। क्या वो ये काम कर सकती थी या नहीं कर सकती? तो वो ये काम नहीं कर सकती। Yes, sir. ठीक है? यस सर। सर लेकिन इसकी कॉस्ट स्टेटमेंट तो हो चुकी है, अगर मुझे बेनिफिट
आता है उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो इस तरह रिकॉर्ड तो हम करना चाहिए उसको, क्योंकि देखिए जो सारा एसेट ये जो आपने एक तो जो कर लिया लगाया है जो भी अंदाजा वगैरह लगाया है, ये जो भी ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स जो हैं ये उनकी लगाई हुई वैल्यू है। डिस्काउंट रेट क्या यूज किया गया है जिसकी बेस पे 4 लाख रुपए आई है, वाकई 4 लाख रुपए का बेनिफिट होगा भी या नहीं होगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इसको इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था। लेकिन एस्टिमेट तो ऐसे ही लगाए जाते हैं ना कि अंदाजन लगाते हैं कि इतना फायदा आपको फ्यूचर में हो सकता है, एस्टिमेट का तो यही मतलब होगा। आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली और उस टेक्नोलॉजी की बेस पे रेवेन्यू प्रोजेक्शंस जो हैं वो की जा सकती हैं। तो अच्छा ये छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ रहे हैं हमारे साथ असल में। तो ट्रेनिंग के ऊपर डेफिनेटली 2 लाख रुपए आपने लगाए तो हैं। नहीं समझ में आई, क्या क्वेश्चन कर रहे थे आप? क्वेश्चन मैं कहता हूँ वो आप उसमें इंडल्ज ना हो, आप उसको इग्नोर करें, क्वेश्चन याद हो गया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सर इसको रिकॉर्ड कर। अच्छा अब ये नेक्स्ट उस पे सॉल्यूशन भी मैंने दिया हुआ है। It would be difficult to prove that this is the case in relation to training cost. Number one, or number two, IS 38 specifically states that training costs should always be expensed as they are incurred and not treated as an intangible asset. अच्छा, यानी कि ये इसकी जो नेचर है उसकी वजह से इसको आप नहीं कर रहे करंट एसेट की। हाँ जी, इसकी वजह से कितना बेनिफिट होगा। मसलन आपने एक सॉफ्टवेयर अच्छा सीख लिया, मुझे सॉफ्टवेयर सीखने में और उसकी एप्लीकेशन में टाइम लगेगा। हर बंदे का जो उसको सीखने का और अप्लाई करने का जो रेट है वो डिफरेंट है, तो उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है कि एक्चुअली अगर सबका हिसाब किताब देखा जाए तो एक्चुअली हमें कितना उसकी वजह से बेनिफिट होगा। तो कह रहे हैं डिफिकल्ट टू प्रूव, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड भी कह रहा है कि ट्रेनिंग कॉस्ट जो है, ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए। और अगर यार इंटेंजिबल एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करनी भी है तो बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स के तौर पे अपीयर होते हैं, करंट एसेट्स के तौर पे अपीयर नहीं होते। तो एक तो उसने गलती ये की कि जो चीज एक्सपेंस होनी चाहिए थी उसने उसको एसेट के तौर पे लिखा। दूसरा काम उसने ये किया कि उसको नॉन करंट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, उसने करंट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। तीसरा काम वो ये भी कर रहा है कि वो उसको 2 साल के पीरियड पे उसको अमोर्टाइज कर रहा है, तो वो करंट तो रहा ही ना। तो मल्टीपल मिस्टेक्स हैं जो कि उन्होंने की हुई। ठीक है सर, इसको अब करंट एसेट से निकाल के आपने इनकम स्टेटमेंट में लेके आना है एज एन एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करना है। मैं सारी ट्रीटमेंट एक दफा फिर से ब्रीफली फिर से दोहरा रहा हूँ। नंबर वन कि जो IS 38 है वो रिक्वायर करता है कि ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से हमें नहीं पता लगता कि हमारा एक्चुअल में हमें नहीं पता लगता कि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने मिलेंगे। नंबर टू, जो ट्रीटमेंट इसने भी अडॉप्ट की हुई है, अगर वो इसको इंटेंजिबल एसेट कहना चाह रहा है तो इंटेंजिबल एसेट नॉन करंट एसेट है, करंट एसेट नहीं है। नंबर थ्री, अगर वो करंट एसेट भी था तो वो उसको करंट एसेट तो साल के अंदर अंदर आपको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, ये 2 साल तक उसको क्यों लेके जा रहे हैं? ठीक है, तो जो ट्रीटमेंट उसने अडॉप्ट की हुई है वो ठीक नहीं की हुई। करेक्ट ट्रीटमेंट इसकी ये है कि जो ट्रेनिंग कॉस्ट है उसको एक्सपेंस के तौर पे
एक्सपेंस के तौर पे आपको रिकग्नाइज करना चाहिए। ट्रेनिंग की वजह से कोई नई प्रोडक्ट आप डेवलप नहीं कर रहे। वो जो 3 फेजेस हमने बिल्कुल लेक्चर के शुरू में जिन पे बात की थी, फेज नंबर 1 सिर्फ आप गेनिंग साइंटिफिक नॉलेज, फेज नंबर 2 उस नॉलेज के बेस पे कोई प्रोडक्ट आप या कुछ ऐसी वो यानी प्रोटोटाइप या वो बनाने शुरू आपने किए कि जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स हो सकते हैं। ऐसी कोई चीज इसमें जो है वो पाई नहीं जा रही। ऊपर से फिर ट्रीटमेंट भी गलत कर रहा है, वो उसको करंट एसेट के तौर पर रिकग्नाइज कर रहा है। ये सब बातें गलत है। करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है? करेक्ट ट्रीटमेंट क्या है कि आप इसको एक्सपेंस के तौर पे रिकग्नाइज करें। ओके सर। इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, ये हेनरी वाला, इसमें 3 जी प्रोजेक्ट्स सर। हैं और इसका सोल्यूशन भी साथ में दिया हुआ है। और फिर ब्रुकलिन है जो कि ब्रुकलिन है, वो आपकी असाइनमेंट है। और ये असाइनमेंट है आपकी। और जो चैप्टर है इसको भी ये स्लाइड्स में उसके ब्रीफ ऑप्शंस हैं, चैप्टर रीड कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली कल हमारी दूसरी क्लास होगी और उस दूसरी क्लास में आपका इससे एक क्विज भी हो जाएगा और ये जो असाइनमेंट है ये कल तक आपने सॉल्व करनी है। नहीं सर, कल तक नहीं ना सर, फिर प्लीज कल तक नहीं सर सर, कल तक नहीं कल आप ना, दूसरी मेरी क्लास भी ले रहे हैं सर, कल नहीं हो सकता ना सर, प्लीज ठीक है, परसों तरसों दूसरी क्लास ले लें सर। मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मेरी बाहर में भी आए हुए हैं सर। खैर सर वो क्वेश्चन दोबारा निकाल दें। ये बिल्कुल इसी जो सर फाइल है, सर ये स्लाइड नंबर 13 है। हाँ, जो फाइल है फाइल के बिल्कुल एंड पे है। ओके यस सर। सर अटेंडेंस लग गई हमारी। नहीं, अटेंडेंस अभी होने लगी है। जी सर ले लें अटेंडेंस। सर नेट बहुत स्लो हो रहा लेक्चर्स है। तो टाइम टेबल के हिसाब से नहीं होंगे जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये लेक्चर्स तो टाइम टेबल के हिसाब से नहीं होंगे? टाइम टेबल के हिसाब से वाले भी हैं और वो जो पिछला वीक हमारा निकल गया है वो उसकी हमने मेकअप से भी लेनी है, तो वो टाइम में आपको बताऊंगा। सर मेकअप तो नहीं होती है ना सर, ये तो इतना बड़ा एक क्राइसिस आया हुआ है, आप मेकअप ले रहे हैं। सर बात हुई है सर, वो कह रहे थे अभी ये वाली क्लास मेकअप का बाद में देखेंगे। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा सर, ये तो यार एक मिनट बाकी तो चुप करो यार, एक मिनट सर सर प्लीज नो सर। एक बंदा बात करे भाई, हो क्या हो गया? ऐसा नहीं, इफ्तिखार साहब हैं। तो बात की थी तो वो तो कह रहे थे अभी मेकअप नहीं होंगी। सर अटेंडेंस लगा लें। अटेंडेंस पहले लगा दे। ऐसा इफ्तिखार नहीं है सर। यस सर हूँ मैं। अच्छा, हसन खान प्रेजेंट सर। शहबाज है प्रेजेंट सर। सर वो पार्टिसिपेंट्स में से देख ले, वो ज्यादा इजी रहेगा। मैं उसी से ही देख के कह रहा हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई यहाँ से लॉग इन होकर गायब हुआ हो। वर्दा आसिफ सर बिल्कुल हो सकता है। प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला प्रेजेंट सर। एस अच्छा ये तो कौन? प्रेजेंट सर। तैयब प्रेजेंट। ज़ारा अब्बासी प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अक्सा खालिद प्रेजेंट। फतेह मुनीब चौधरी मोहम्मद बुरैर जवेरिया कंवल उसामा बिलाल सर। माहिदा फातिमा सर। क्लास किस टाइम है? वो मैं आपको बता सर दूंगा, ये पहले से नेक्स्ट बता क्लास में कैसे होगा? ये आप पूरा चैप्टर रीड करेंगे, ग्रुप बना हुआ है, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह या कुछ आती है तो आप साथ साथ अभी ले रहे हैं। सर ये चैप्टर पूरा बस स्लाइड्स पढ़ ले तो चैप्टर कवर हो जाएगा? मेजॉरिटी चीजें कवर हो जाएंगी। नमूना बस ये स्लाइड सलीन आसिफ
मोइन आसिफ, मोहम्मद अब्दुल्ला, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सुलेमान, प्रेजेंट सर। या मलिक, नूरिया मिलाद, नूरिया मिलाद, रमशा, Yes, sir. Yes, I am. दरविश मुनीर, अब्दुल कयूम, अब्दुल कयूम, हमजा बाबर, माहीन कुलैली, ज़ीशान राना, सर हसनैन भी है, वो उसका भी इंटरनेट बंद हो गया तो वो इसलिए लॉग आउट हो गया, इस वजह से वो है लेकिन। ज़ारा, चलें ठीक है। वासिक साहब तो पहले सर मेरी अटेंडेंस रहती है। सर अटेंडेंस रहती है मेरी। मेरी भी रहती है। वासिक तुम्हारे साथ पहले से ही नहीं था? सरदार उमर की अटेंडेंस रहती है। भी नहीं लगी। सर हसनैन शायद इसमें तुम यहाँ अपीयर हो रहे हो। सर शहबाज है यार। की अटेंडेंस रहती है, लगा दें। सर मेरी भी रहती है। सर मेरी भी लगा दें। सरदार उमर साहब तो हाँ ठीक है यहाँ पे। सारे एक दफा चुप करो तो सरदार उमर प्रेजेंट है सर जी। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे पास आ रहे हैं। मारिया शकील भी हैं। ये यूएस कौन है? सर शहबाज है यार सर। सर मैं भी प्रेजेंट हूँ। सर मेरी लगा दी, सरदार उमर बोल रहा हूँ। जी जी हो गई आपकी। वहीबा आज यार की होगी है सर। वहीबा यस सर प्रेजेंट। सर मोहम्मद अब्दुल्ला। हाँ जी हो गई आपकी, हो गई। ठीक है, हसनैन की भी हो गई। शहबाज है यार सर। आवाज याद तो मैंने बोला था, आपने क्या बता दी थी मुझे। सर तैयब लगा दिए सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर अच्छा